Good evening, students. Today I am going to explain the chapter 2nd of science of 8th class. Chapter name is Microorganism, Sukshmajeev. There are some organisms which can't be seen with our naked eyes. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी खुली आंखों से, खाली आंखों से मतलब नहीं देख सकते. These are called microorganism और microbes. इनको microorganism और microbes बोला जाता है, सूक्ष्मजीव बोले जाते हैं. The branch of science that deals with the study of microorganism and their effect on human is called microbiology. और साइंस का वो ब्रांच जिसमें कि माइक्रोऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है और उनका ह्यूमन लाइफ पे क्या अफेक्ट होता है, उस ब्रांच को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. सूक्ष्मजीव विज्ञान. Microorganisms may be unicellular like bacteria, some algae and protozoa, और multicellular like some algae and fungi. माइक्रोऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर सिंगल सेल से बने हुए या फिर मल्टी सेल से बने हुए, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर एल्गी और फंगी. इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप. सबसे पहले तो इन्वेंशन हुई, इन्वेंशन के बाद ही उनको माइक्रोस्कोप पे देखने के बाद पता चला, अदरवाइज हमारे आसपास इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमें पता नहीं चलता. इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एट द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी. 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में इसका माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की गई, उसके बाद ही पता चला इसके बारे में. अ डच मर्चेंट एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक मेड सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन ऑन द माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स एंड एम्ब्रियोज ऑफ प्लांट्स. सबसे पहले एक डच मर्चेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका खोज किया और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप पे देखा वो सीड्स और एम्ब्रियोज के बारे में, प्लांट्स के एम्ब्रियोज के बारे में, छोटे सीडलिंग्स के बारे में. द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ, उसके हेल्प से. ल्यूवेनहॉक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट एवर टू गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. और वही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेड ब्लड सेल्स के बारे में डिटेल दिया कि उसके अंदर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के हीमोग्लोबिन कंटेन होता है, जो रेड कलर आता है रेड ब्लड सेल्स में वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है. उन्होंने बताया सिंगल सेल ऐसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के बारे में. ही स्क्रैप्ड सम टार्टर ऑफ हिज ऑन टिथ. उन्होंने अपने टिथ के टार्टर, जो एनिमल के ऊपर जो हमारे खाना खाते हैं उसका जो कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं वो टार्टर की तरह जमा होने लगता है, जो हमारे दांत के इनेमल सबसे ऊपरी कवर होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है. तो उन्होंने अपने ही दांत के टार्टर को स्क्रैप करके जब उस पर देखा तो उन्होंने देखा कि एक अलग ही जीव जगत है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है. वेयर डू माइक्रोब्स लिव. अब माइक्रोब्स रहते कहाँ हैं. द एज ऑफ अर्थ इज 4.5 बिलियन ईयर्स एंड फॉर अबाउट 3 बिलियन ईयर्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैव एग्जिस्ट. अर्थ की जो एज है वो 4.5 बिलियन बताई गई है, इसमें से 3 बिलियन तक सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही एग्जिस्टेंस में थे. माइक्रोब्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर अराउंड. माइक्रोब्स सभी जगह है हमारे चारों तरफ. दे आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड सॉइल. वो हवा में है, पानी में है, मिट्टी में है. दे आर प्रेजेंट इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो प्लांट और एनिमल की बॉडी में भी हैं. आवर बॉडी ऑल्सो कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स एज वेल. इवन हमारी बॉडी में भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं. माइक्रोब एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन सीवियर कंडीशन. माइक्रोब्स जो हैं वो कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, चाहे वो बर्फ़ हो या फिर गर्म पानी का झरना हो या फिर वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे भी हो सकते हैं, 0 डिग्री पे भी हो सकते हैं, एंड एट द बॉटम ऑफ द समुद्र की तलहटी में, बेस में भी हो सकते हैं. बाय फॉर्मिंग स्पोर्स द माइक्रोब कैन सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सराउंडिंग में अपने स्पोर्स फॉर्म कर देते हैं और जिसकी वजह से उसके अंदर जो प्रॉपर ह्यूमिड होता है, एक टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी काफ़ी टाइम तक जी सकते हैं. दे रिमेन इनएक्टिव इनसाइड द स्पोर्स. और स्पोर्स के अंदर वो क्या करते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं और हाइबरनेशन पे चले जाता है, ऐसा बोल सकते हैं. एंड गेट एक्टिव एज सुन एज फूड एंड मॉइस्चर इज अवेलेबल. और जैसे इनको खाना और नमी ये मिलता है, टेम्परेचर फेवरेबल होता है उनके हिसाब से, तो फिर वो जीवित हो जाते हैं. वो डेड ऑर्गेनिक मैटर में भी होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा में लिव सिंगली और फॉर्म कॉलोनीज एज फंगी एंड बैक्टीरिया डू. माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो सिंगल रह सकते हैं या फिर अपनी कॉलोनी भी बसा सकते हैं. Microorganism can be classified into 4 major groups: bacteria, algae, fungi and protozoa. Viruses are also microscopic but they remain non-living outside our living cells. Microorganism के 4 मेजर ग्रुप्स हैं: बैक्टीरिया, एल्गे, फंगी एंड प्रोटोजोआ. वायरस भी माइक्रोस्कोप पे विजुअल होते हैं बट वो लिविंग नहीं रह सकते क्योंकि उनको एक लिविंग सेल की ज़रूरत, नॉन लिविंग चीज़ों में नहीं रह सकते क्योंकि उनको एक लिविंग सेल की ज़रूरत होती है, एक होस्ट की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएँ. अब फर्स्ट कैटेगरी है बैक्टीरिया. बैक्टीरियम आर द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट अबिडेंट ऑफ ऑल द माइक्रोब्स. बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स है. दे आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक. वो यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं. उनके अंदर न्यूक्लियस
होता है उनके अंदर, प्रेजेंस न्यूक्लियस में ही जो उनका होता है उसके साथ ही वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं। उनका जो फूड प्रोसेसिंग है न्यूक्लियस उनका स्टोरेज रखता है। अब बैक्टीरियल सेल वेरीज फ्रॉम 0.2 to 100 यूनिट पर मीटर। इनके माइक्रोन्स के साइज़ बैक्टीरिया के जो साइज़ होते हैं वो 0.2 से लेकर 100 माइक्रोन्स तक के हो सकते हैं, यानी वो बहुत से बहुत सूक्ष्म या फिर बहुत बड़े भी हो सकते हैं। अब बैक्टीरियम स्ट्रक्चर, बैक्टीरियम का क्या स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कोई भी सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये सेल वॉल है, ये आउटर जो है इसका सेल वॉल है, और यहाँ पे अंदर इसके ये काइटोप्लाज्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये सारा इनका फूड स्टोरेज होता है। ये सीलिया है, सीलिया यानी जो ये जिससे ये अटैच होते हैं, जिसकी हेल्प से ये अटैच होते हैं। अभी हम इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। बैक्टीरियम स्ट्रक्चर, रिजिड सेल वॉल इज सराउंडेड बाय प्रोटीनस कवरिंग कॉल्ड द कैप्सूल। ये जो इनका सेल वॉल होता है ये प्रोटीन से बना हुआ होता है और काफ़ी रिजिड होता है। न्यूक्लियर मटेरियल इन अ बैक्टीरियम इज नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। स्कैटर्ड काइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, जैसे ये स्कैटर्ड है, फैला हुआ है। इट इज फेम्ब्रे विच आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनका ये फेम्ब्रे या सीलिया ही बोलते हैं। दिस हेल्प इन अटैचिंग इट टू सरफेस, जिसकी वजह से ये सरफेस से अटैच हो जाता है। सब बैक्टीरिया में है वेब लाइक लोकोमेट्री स्ट्रक्चर, कुछ बैक्टीरिया का गोल सा स्ट्रक्चर होता है लाइक फ्लैगेला एंड सीलिया एंड स्टेड। अब है बैक्टीरिया ऑफ मेनली 4 डिफरेंट शेप्स। बैक्टीरिया के 4 शेप हैं। पहला है राउंड शेप कोकस, दूसरा है रॉड शेप बैसिलियस, थर्ड है कोमा शेप विब्रोस एंड फोर्थ है स्पाइरल शेप स्प्रेडियम। यहाँ पे इस पिक्चर में आपको चारों दिखाया गया है। कोकस राउंड शेप में है, बैसिलियस रॉड शेप में है, और विब्रोस जो है वो कोमा के शेप में है, और स्पाइरलम वो क्या है, स्पाइरल के शेप में है। अभी देखते हैं हम आगे न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं वो, और कैसे उनकी ग्रोथ होती है। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। दे कैन मेक देयर ऑन फूड। अदर आर सैप्रोजोइक और पैरास्टिक, कुछ जो होते हैं पैरास्टिक होते हैं, मतलब होस्ट बॉडी चाहिए होती है उनको। सम बैक्टीरिया सो एरोबिक रिस्पायरेशन, कुछ बैक्टीरिया तो एरोबिक रिस्पायरेशन भी करते हैं। दे रिस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायर करते हैं। अदर सो एनारोबिक रिस्पायरेशन, दे रिस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो कुछ इस कंडीशन में भी जिंदा रहते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन, इनका रिप्रोडक्शन का जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है वो बाइनरी फिजन, इन विच वन सेल डिवाइड एंड गिव राइज टू 2 न्यू सेल्स। इसमें क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा ड्रॉ से दिखाती हूँ कि बाइनरी फिजन होता है क्या। बेसिकली एक पेरेंट नोड होता है, पेरेंट नोड फिर 2 भागों में बढ़ जाता है, इसको हम चाइल्ड नोड बोलते हैं। फिर ये चाइल्ड नोड बिकम्स अ पेरेंट नोड एंड रिप्रोड्यूस इन 2 पार्ट्स विच बिकम्स चाइल्ड नोड। फिर आगे जाके इस तरह से पार्टीशन बढ़ता चला जाता है, और एक सिंगल बैक्टीरिया से ये देखिए यहाँ पे कितने बन जाते हैं, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 16, इस तरह से ये रिप्रोडक्ट करते हैं। और इसमें बाइनरी फिजिंग बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं इस प्रोसेस को, कि एक सिंगल पेरेंट नोड जो है वो 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है चाइल्ड नोड, फिर ये अपने आप को ग्रो करते हैं और फिर ये एक पेरेंट बन जाते हैं, और इस तरह से आगे इनकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहता है। अभी ये पढ़ते हैं हम। कैनोबैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे अकर नेचुरली इन हैबिटेट सच एज रिवर, लेक्स, डैम सॉइल, ट्री ट्रंक्स, हॉट स्प्रिंग एंड स्नो। दे कैन वेरी कंसिडरेबली इन शेप, कलर एंड साइज। कैनोबैक्टीरिया जो है शेप साइज में अलग होता है। ज़्यादातर ये मार्सी लैंड में जहाँ पे नमी ह्यूमिड होता है इन्वायरमेंट वहाँ पे रहते हैं, जैसे रिवर, लेक, डैम सॉइल, गीली मिट्टी, ट्री के ट्रंक में जहाँ पानी होता है, हॉट स्प्रिंग्स गर्म पानी के फव्वारे में, या फिर स्नो में भी रह सकते हैं। अब है हम बैक्टीरिया के टाइप्स पढ़ेंगे। कुछ बैक्टीरिया जो है यूज़फुल है, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल है। यूज़फुल बैक्टीरिया हमारे लिए क्या हेल्प करते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग कर्ड एंड चीज़ फ्रॉम मिल्क। बैक्टीरिया कर्ड सेट करने में हेल्प करते हैं और चीज़ बनाने में। हैव यू सेट कर्ड, क्या आपने कभी दही जमाई है? स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क एंड लेफ्ट फॉर अ फ्यू आवर्स एंड द कर्ड इज सेट। थोड़ा सा अमाउंट दही का डाला जाता है वार्म मिल्क में और कुछ घंटों के बाद कर्ड सेट हो जाता है। द लिटिल कर्ड दैट यू ऐड हैज़ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलियस एसिडोफिलस। जो हम थोड़ा सा कर्ड मिलाते हैं उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया, जो मिल्क प्रोडक्ट में होता है। दिस बैक्टीरिया ग्रो इन वार्म एंड टर्न मिल्क इनटू कर्ड। ये बैक्टीरिया को जब अपना फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है तो ये ग्रो करना शुरू करता है, इसलिए गुनगुना करके दूध में दही की मात्रा ऐड की जाती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरिंग माइक्रोब्स। और इस तरह से माइक्रोब्स की कल्चरिंग भी होती है। कल्चरिंग क्यों की जाती है? वाइन बनाने में, ईस्ट बनाने में, और ये जो फर्मेंट करते हैं जिस भी फूड प्रोडक्ट के लिए फर्मेंटेशन होती है वहाँ पे माइक्रोब्स की कल्चरिंग होती है, यानी उसको जानबूझ के ग्रो किया जाता है सो दैट कि प्रोडक्ट को बनाया जा सके। कर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अ प्रोटीन कॉल्ड कैसिन प्रेजेंट मिल्क coagulates and forms a solid mass with the help of this bacterium। कर्ड को बनाया जाता है जब उसके अंदर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है कैसीन,
उस जो वो मिल्क में होता है वो जमना शुरू कर देता है, थक्का बनाना शुरू कर देता है और फिर एक सॉलिड मास बन जाता है इस बैक्टीरियम के हेल्प से। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज टू मेक पिकल्स एंड चीज़। लैक्टोबैसिलस को चीज़ और पिकल्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया लाइक एसिटोबैक्टर ऑक्साइड्स इथेनॉल टू एसिटिक एसिड। एक्टोबैक्टर बैक्टीरिया है जिससे एसिटिक एसिड बनता है एंड थस हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। उससे विनेगर खट्टे चीज़ों के लिए होता है, विनेगर वाइन एंड फ्रूट जूसेस में डाला जाता है उसको। बैक्टीरिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी बैक्टीरिया डाला जाता है ताकि वो जो डेड और ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे जीव होते हैं, उसको वो कंज्यूम कर लेते हैं। यू हैव रीड अबाउट इन प्रीवियस क्लास, कैन यू नेम देम। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको डाला जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सो दैट कि वाटर कैन बी प्योरीफाई। अभी है बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेस्टिंग सेलुलोज। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं सेलुलोज के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। आपको पता है कि जो रेमिनेंट्स होते हैं कडिंग करते हैं, यानी जो वो घास खाते हैं उसको बाद में वो च्यू करते हैं, कट करते हैं। तो रेमिनेंट कैन ईट ग्रास एंड लीव्स विच आर मेनली सेलुलोज। जो रेमिनेंट्स होते हैं वो घास फूस खाते हैं जो कि ज़्यादातर सेलुलोज होता है, काफ़ी रफ होता है वो। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ दिस एनिमल्स हेल्प इन डाइजेस्टिंग द सेलुलोज। और जो बैक्टीरिया इनके पेट में मौजूद होते हैं वो इसके डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। मैनी वेल नोन एंटीबायोटिक्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरोमाइसिन मास्टिन आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया। कुछ और भी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एंड एज़ोटोबैक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में तो सबको पता हो कि लेंटिन्स प्लांट के जड़ों के नोड्यूल्स में पाए जाते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कंज्यूम करके फिर मिट्टी में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। रूट नोडल्स में होता है लिग्मिनस प्लांट के। एज़ोटोबैक्टर सॉल्ट नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजन कंपाउंड विच कैन बी टेकन इन बाय प्लांट्स। एज़ोटोबैक्टर क्या करता है, सॉल्ट और नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, वो नाइट्रोजन लेकर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज करता है, मिट्टी में कन्वर्ट करता है फिर उसको, जिससे प्लांट्स उसको कंज्यूम कर पाते हैं। डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया टर्न नाइट्रोजन कंपाउंड टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, मिट्टी में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसको दोबारा एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करता है, थस कंप्लीटिंग द इस तरह से नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से लेकर मिट्टी में कन्वर्ट करता है और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो मिट्टी से फिर एटमॉस्फेयर में उसको कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, और इस तरह से हमारा नाइट्रोजन साइकिल पूरा होता है। बैक्टीरिया हेल्प इन रेडिंग ऑफ फाइबर्स ऑफ जूट। फाइबर के जो जूट फाइबर होता है उसमें भी बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है। उसको पानी में जब रखा जाता है फिर वहाँ पे बैक्टीरिया उसको सॉफ्ट करने में, इजी बनाने में उसको हेल्पफुल होते हैं, जिसकी वजह से उसके जो फाइबर्स होते हैं काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और ईजिली सेपरेट हो जाते हैं। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द टैनिंग और प्रोसेसिंग ऑफ लेदर के प्रोसेसिंग में भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। कैनोबैक्टीरिया ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड चेंज इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। कैनोबैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेता है और इसको कंपाउंड में ट्रैप कर देता है। दे आर ऑफन यूज्ड इन सॉइल वेयर क्रॉप्स आर ग्रोइंग टू मेक इट रिच इन न्यूट्रिएंट्स। काइनोबैक्टीरिया को वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे कि नाइट्रोजन की ज़्यादा कमी होती है, मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, और फिर वहाँ पे वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ट्रैप करके मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं। बैक्टीरिया हेल्प इन क्लीन द एनवायरनमेंट। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं डेड और डिकेइंग प्लांट में भी मतलब उसको कंज्यूम कर लेते हैं और उसको डिके कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट क्लीन करने में भी हेल्पफुल होते हैं। बैक्टीरिया डिकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस। खाद बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। दे कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर विच इज़ यूजफुल फॉर प्लांट्स, और फिर उस मैन्योर को प्लांट्स में डालने पर बहुत फर्टिलाइजर का काम करता है। बायोगैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स। बायोगैस में भी आपको पता होना चाहिए कि काउडंग डालने के बाद उसमें प्लांट्स और इसके भी पत्ते वगैरह भी इकट्ठे करके डाले जाते हैं, और फिर वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको डिके करने में, डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। इन दिस वे बैक्टीरिया क्लीन द एनवायरनमेंट फ्रॉम डेड मैटर एंड टर्न देम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। और इस तरह से जो वो डिकेड प्लांट और जो एनिमल वेस्ट होते हैं उसको वो एक अच्छा मैन्योर बनाते हैं। नेक्स्ट है हार्मफुल बैक्टीरिया। अभी हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हैं, अभी हम पढ़ते हैं कि हार्मफुल कैसे होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुक्ड और अनकुक्ड फूड को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। बैक्टीरिया कॉज डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, कोलरा, टाइफाइड एंड लेप्रोसी इन ह्यूमन बीइंग। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए डिजीज के वाहक भी बनते हैं, जैसे साइट्रस कैंकर इन प्लांट्स, एंथ्रेक्स इन कैटल। एंथ्रेक्स के बारे में सुना होगा अपना डिजीज़। ये जितने भी ये कैटल होते हैं इनके उसमें नाखून में हो जाता है और इस तरह से पूरी बॉडी में फिर फैल जाता है वो। साइट्रस कैंकर इन प्लांट्स में भी लगता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोड्यूस हाईली पॉइजनियस सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन्स। बैक्टीरिया की वजह से हाईली पॉइजनियस सब्सटेंस बनता है जिसको हम जहर टॉक्सिन्स बोलते हैं, विच कॉज डिजीज इन द लिविंग टिश्यू, जिसकी वजह से जो लिविंग टिश्यू है वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे इस तरह से पूरा मसल्स खराब हो जाता है। बॉटुलिज्म इज अ सीरियस काइंड ऑफ फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कोलेस्ट्रिडियम। बॉटुलिज्म जो है एक
खास किस्म की बीमारी फूड पॉइजनिंग का टाइप है, जो कि बैक्टीरिया कोलेस्ट्रीडियम से होता है। दिस बैक्टीरिया जनरली ग्रो इन प्रॉपर प्रिजर्व होम प्रोसेस फूड, जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिनको प्रॉपरली कुक नहीं किया जाता, टिंड किया जाता है, पैक्ड किया जाता है सो दैट इट कैन बी कुक्ड आफ्टरवर्ड, तो उसमें इस तरह के बैक्टीरिया मिलने पे वो फूड को पूरी तरह से पॉइजनस बना देते हैं और इस तरह के फूड को कंज्यूम करने से फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम होती है। सॉरिंग ऑफ मिल्क एंड पेट्रिफिकेशन ऑफ मीट इज कॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जो दूध खट्टा हो जाता है, फट जाता है और जो मीट खराब हो जाता है वो भी बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है हमारा एल्गे। The greens come founded in moist places such as lakes, ponds, on rocks and damp areas are algae। आपने देखा होगा हरी परत, काई की परत पड़ जाती है जितने वाटर बॉडीज होते हैं या जहाँ पे ज़्यादा नमी रहती है। These are simple microbe that contain chlorophyll। ये भी एक माइक्रोब्स की वजह से होता है और उस माइक्रोब का नाम है एल्गे। ये ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, बिकॉज दे कैन मेक देयर ऑन फूड। एल्गे में एग्जिस्ट एज सिंगल सेल और मे बी मल्टी सेलुलर, या तो ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट, ये फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं। दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज, ये कॉलोनीज भी बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट के अलावा इसमें और क्या चीज़ होती है? एल्गे ऑल्सो हैव अदर कलर पिगमेंट, उसमें और भी दूसरे कलर पिगमेंट होते हैं। बेस्ड ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट दे आर क्लासिफाइड एज ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे और गोल्डन ब्राउन एल्गे। इनके पिगमेंट्स की वजह से ही, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और प्लास्टिड्स के ही पार्ट्स हैं, ल्यूकोप्लास्ट, उसमें भी पिगमेंट की वजह से उसका कलर अलग अलग होता है और उनका काम अलग अलग होता है। वैसे ही इस बैक्टीरिया में भी पिगमेंट की वजह से इनका कलर अलग होता है और उनके फंक्शंस अलग होते हैं। ग्रीन एल्गे जो होता है उसको हम स्पैरोगेरा बोलते हैं, स्पैरोगेरा बोलते हैं। इस वेराइटी ऑफ ग्रीन एल्गे, अदर वेराइटीज ऑफ ग्रीन एल्गे आर चैलोमैडोमोनस, वॉलवॉक्स, कोलेरा। चैलोमैडोमोनस इज अ यूनिसेलुलर एल्गा। जो फर्स्ट वेराइटी है इसकी, यहाँ पे देखिए आप, इसमें पिक्स में दिखाया गया है, इसमें क्लोरोफिल कंटेन होता है, इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है, ये प्रॉपर एक प्लांट की तरह ही काम कर रहा है। ये फेलाग्लम है, ये किस लिए होता है? ये जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये अटैच होने के लिए हेल्पफुल होते हैं। न्यूक्लियस इसके अंदर भी है, सेल वॉल भी है प्रॉपर, और ये क्लोरोप्लास्ट है। इसका क्या वर्क है? इज अ यूनिसेलुलर एल्गा, स्पैरोगेरा इज फिलामेंटस एंड वॉलवॉक्स इज कॉलोनियल। अ सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द सेल, इसके सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसको एक फर्म शेप भी मिलता है। और क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। द क्लोरोप्लास्ट हैज क्लोरोफिल विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, इसमें क्लोरोफिल की मात्रा होती है जिसकी वजह से ये हेल्पफुल होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं। ब्राउन एल्गे दे आर मोस्टली सीवीड्स, ये सीवीड्स होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन ओशन, समुद्र के बेड्स में पाए जाते हैं, यानी तलहटी में पाए जाते हैं। दे हैव क्लोरोफिल मास्क्ड बाय ब्राउन पिगमेंट, उसमें भी क्लोरोफिल होता है बट वो ब्राउन पिगमेंट से कवर होता है। कैल्प्स एंड रैक्स आर एग्जांपल्स ऑफ ब्राउन एल्गे। फिर एक गोल्डन ब्राउन एल्गे, दे आर डायटोम्स, दे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स फाउंड इन बोथ मैरिन फ्रेश वाटर, ये समुद्र के पानी में या मीठे पानी में, दोनों ही पानी में पाए जाते हैं। मोस्ट डायटोम्स और यूनिसेलुलर, ये सिंगल सेल से बने होते हैं। ऑल्दो दे कैन एग्जिस्ट एज कॉलोनीज बट दे ऑल्सो कैन फॉर्म कॉलोनीज इन द शेप ऑफ फिलामेंट और रिबन्स, जिगजैग्स और स्टेलेट कॉलोनीज। ये फिलामेंट के फॉर्म में हो सकते हैं, सिंपल रिबन के फॉर्म में हो सकते हैं, जिगजैग फॉर्म में हो सकते हैं। डायटोम्स आर प्रोड्यूसर्स विद इन द फूड चेन, ये फूड चेन के अंदर एक प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायटोम cells is that they are encased within a unique cell wall made of silica। ये जो समुद्र के बेड पे पाए जाते हैं, मैरीन में या फिर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ये अक्सर बेड पे, सी बेड पे यानी नीचे ज़मीन पे पाए जाते हैं। और सिलिका के सेल वॉल जो होता है इनका, वो सेल वॉल सिलिका से बना होता है। सिलिका एक इनको रिजिड शेप देता है, फर्म शेप देता है। यहाँ पे देखिए इस पिक में दिखाया गया सीविड्स का, ये सीविड्स हैं जो ब्राउन पिगमेंट्स है इसमें, इसको ब्राउन एल्गे हैं। ये दोनों टाइप, जैंट कैल्प और सीविड्स, दोनों ही ब्राउन एल्गे के एग्जाम्पल हैं। रेड एल्गे, द रेड एल्गे और रोडोफाइटा आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक एल्गे। रेड एल्गे जो है ये सबसे पुराना ग्रुप है। दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर मैरीन एल्गे, ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं और ये मरीन एल्गे होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले। इंक्लूड मैनी नोटेबल टाइप्स ऑफ सीविड्स, ये कई तरह के सीविड्स के रूप में पाए जाते हैं। ग्रोथ कैसा होता है? सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन एल्गे, इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों ही तरह का रिप्रोडक्शन का मेथड पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय बाइनरी फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। जो असेक्सुअल मेथड है वो बाइनरी फिजन, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक पेरेंट नोड है,
फिर 2 चाइल्ड नोड हैं, फिर आगे जाके ये डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में, और फिर ये बाइनरी फिजन है। और उसके बाद फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ा होगा आपने लास्ट क्लास में। फ्रेगमेंट में एक सिंगल सेल है, फिर उसके बाद ये आगे जाके यहाँ से इसमें ब्रांच निकलता है, और फिर आगे जाके ये ब्रांच अलग हो जाता है, और फिर ये ब्रांच एक नए ब्रांच को जन्म देता है। इस तरह से फ्रेगमेंटेशन होता रहता है और ये अलग अलग पार्ट्स में बनते रहते हैं। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और असेक्सुअल दोनों में हो सकता है इसका रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में असेक्सुअल में बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन है। स्पोर्स आर आल्सो प्रोड्यूस बाय सेल के, कुछ तो स्पोर्स फॉर्मेशन भी करते हैं जिससे एक न्यू प्लांट बनता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स टेक प्लेस टू गिव राइज टू अ न्यू एल्गा। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो 2 सेल मिलके एक न्यू प्लांट को या न्यू एल्गे को जन्म देते हैं। आज मैं इतना ही करवा रही हूँ। मैं आपको होमवर्क में आपको मैं दे रही हूँ कि हार्मफुल बैक्टीरिया, टाइप ऑफ बैक्टीरिया लिखना है, कितने टाइप के बैक्टीरिया हैं, विद पिक आपको बनाना है। मैं इसकी पिक भेज देती हूँ आपको। और यूजफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में आपको लिखना है। That's it for today. Please revise the video and go through it.